हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, जो आपकी केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर है विद्युत रसायन, आज हम उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में हर साल लगभग रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम अब वो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जितने क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में, मतलब अगर हम 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो लगभग 8 क्वेश्चन तो आप निश्चित मान के चलो कि आपके एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछेंगे। तो हम इसको ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे, हम शॉर्ट में समझते चलते हैं। आपका भी टाइम बचेगा और हमारा ये प्रयास है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सको। तो यहाँ पे देखिए कोल्डाउस का नियम तथा इस नियम के अनुप्रयोग। तो यहाँ पे दिया है किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो विद्युत अपघट्ट आपको पता होना चाहिए कि जब हम विद्युत धारा का प्रवाह तभी होगा जब कोई भी ऐसा पदार्थ जो प्लस और माइनस में डिवाइड हो। ठीक है, अगर वो प्लस माइनस में डिवाइड होगा तभी वो इलेक्ट्रोड का काम करेगा और तभी उसमें क्या होगी, विद्युत धारा का प्रवाह। तो प्लस और माइनस में डिवाइड करने का काम कौन करता है, विद्युत अपघट्ट। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता जब वो धन आयन तथा ऋण आयन में डिवाइड हो जाता है, इसकी मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर। यही आपका क्या है, कोल्डाउस का नियम। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, अगर हम उदाहरण के थ्रू समझे तो लेमडा एम इन्फिनिट HCl। तो जब इसको तोड़ेंगे धनायन तथा ऋणायन में विद्युत अपघट्ट की सहायता से, तो ये किसमें टूटेगा, लेमडा H प्लस इन्फिनिट प्लस लेमडा Cl माइनस इन्फिनिट। तो इसकी मोलर चालकता इन दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही क्या बता रहा है, कोल्डाउस का नियम। अब कोल्डाउस के नियम के अनुप्रयोग भी पूछता है, तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में। मतलब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, जो आसानी से टूटता नहीं है। ठीक है, उसके लिए मोलर चालकता, उसकी मोलर चालकता को ज्ञात करने में कोल्डाउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा की गणना। जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है वो कितना वियोजित होता है, कितना वियोजित हुआ है, उसकी मात्रा की गणना करने में भी कोल्डाउस के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालने में और दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मात्रा की गणना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल आसान है और बिल्कुल आपको आसान तरीके से ही समझना है इसको। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है इसी चैप्टर का, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है। तो देखो, चालकता तो आप समझते हो ना, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए वो आपकी क्या कहलाती है, चालकता, या उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, चालक। अब ये बोला विशिष्ट चालकता, तो क्या होती है, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। ठीक है, तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध मतलब अगर कहीं पे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो प्रतिरोध लगता है, वो आपका क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये बोल रहा है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध लग रहा है उसका उल्टा जो मान होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। समझ गए, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। इसको किसके द्वारा दर्शाते हैं, कप्पा के द्वारा। ये कप्पा का प्रतीक हो गया और इसको सूत्र के द्वारा दर्शाएंगे तो कप्पा इक्वल टू 1/P। ठीक है, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है, प्रति ओम या प्रति सेंटीमीटर। अगर प्रतीक के द्वारा दिखाएंगे तो ये ओम का चिन्ह है, प्रति ओम और प्रति सेंटीमीटर इसका जो मात्रक होता है वो होता है। इसमें मात्रक भी जरूर आपको पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी MCQs में या अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में ये चीज भी पूछी जाती है। हम यहाँ पे अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
याद रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं करना। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये आसान भाषा में समझ में आ सके। तो देखो, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, ये देखो लगातार पूछे भी गए हैं 17, 18, 20, 16, 17, 18, 20। पहला नियम क्या है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जब विद्युत का अपघटन होता है, ये इलेक्ट्रोड में टूटता है, प्लस और माइनस में टूटता है, तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर, तो आपको पता है ना कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड होता है, तो किसी एक इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित, मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड पर जो एकत्रित या संग्रहित पदार्थ का द्रव्यमान है, चाहे वो एनोड पर एकत्रित हो चाहे वो कैथोड पर, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो आप ये चीज जानते हो कि जब हम सेल का निर्माण करते हैं, तो जैसे ये आपने पढ़ा होगा सेल, तो जैसे ये विलयन है, ठीक है, और हम इसमें यहाँ पे क्या रखते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये जो आपका विलयन है, इसमें किसको रखा जाता है, इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। तो अगर इसमें प्लस आवेश होगा तो इसके जस्ट विपरीत विलयन में क्या होगा, माइनस आवेश, ठीक है। ऐसे ही तो सेल काम करता है ना। ये जो आपका ये पूरा विलयन है, हम किसी भी लवण का विलयन इसमें ले लेंगे, तो अगर ये इलेक्ट्रोड आपका एनोड है तो ये कैथोड का काम करेगा विलयन, और अगर विलयन आपका वो एनोड है तो ये आपका जो इलेक्ट्रोड होगा ये किसका काम करेगा, कैथोड का, ठीक है। आपने सेल वगैरह में देखा होगा कि जो यहाँ पे ऐसे टिप जैसी संरचना होती है, गोल टोपी जैसी संरचना होती है, तो उसमें एक साइड प्लस और एक साइड क्या होता है, माइनस। तो जब हम प्लस वाले को माइनस की तरफ ले जाते हैं तभी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसका निर्माण इस तरह से होता है, एक आपको प्लस का काम करेगा इलेक्ट्रोड, तो दूसरा जो विलयन होगा जिसमें ये इलेक्ट्रोड डूबा रहेगा वो किसका काम करेगा, माइनस का। तो फैराडे क्या बोल रहे हैं कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड में पदार्थ का द्रव्यमान एकत्रित हुआ, और ये जो आपका विलयन है पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई, इस विलयन में प्रवाहित की गई कुल धारा के समानुपाती होता है। इसका टोटल द्रव्यमान जो एकत्रित हुआ है और इसमें जो विद्युत प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का मान है, ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल, ये दोनों कैसे होंगे, समान अनुपात में होंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ठीक है ना, समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का टोटल द्रव्यमान और विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत आवेश की कुल मात्रा, ये दोनों कैसे होते हैं, समान अनुपात में होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। दूसरा क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो ये क्या बोल रहा है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघटनों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है। तो श्रेणी क्रम मतलब एक लगातार एक लाइन में जब कोई विद्युत अपघट्य जुड़ा होगा, जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब ये श्रेणी क्रम में कोई पदार्थ जुड़ा होगा, लाइन से जुड़ा होगा, तो एक में विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो समान मात्रा में वो सारे जितने भी आपके विद्युत अपघट्य होंगे सब में धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, ठीक है। तो जो फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम है वो क्या बोल रहा है कि जब हम ऐसे विद्युत अपघट्य जो किसमें जुड़े हों, श्रेणी क्रम में, तो जब हम विद्युत धारा का उसमें प्रवाह करेंगे तो विद्युत उसमें समान मात्रा में प्रवाहित होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये विद्युत अपघट्य हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पे
सारे। तो जब हम इसमें एक में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो इन सब में विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो कैसा होगा, एक समान। ठीक है, की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का द्रव्यमान इकट्ठा होगा वो उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो ये आपका क्या है, विद्युत फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। ठीक है, तो ये इसका नियम हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, W1 आपका, ये आपका क्या होगा, समानुपाती E1 व W2 समानुपाती किसके हो जाएगा, E2 के। ठीक है, तो विद्युत धारा की समान मात्रा इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थों के द्रव्यमान के तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फैराडे का द्वितीय और प्रथम नियम। अब हम अपने अगले क्वेश्चन के रूप में सवाल देख लेते हैं। ये सवाल देखो एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे इसको देख के ही डर जाते हैं, जबकि केमिस्ट्री में जो सवाल आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत शॉर्ट में आते हैं, ज़्यादा डिटेल में उसको आपको नहीं करना रहता। लेकिन ज़्यादा सवाल भी नहीं आते, दो से 3 सवाल आते हैं, पर बच्चे न्यूमेरिकल का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, जैसे क्या आ रहा हो इसमें, जबकि ये आपका कम से कम 7 से 8 नंबर कवर करेगा। तो और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, करना भी आसान। तो जैसे देखो यहाँ पे है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए या EMF की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया है Cu समांतर Cu2+, फिर यहाँ पे डबल समांतर का चिन्ह Ag+ और समांतर Ag। अब जो आपका ER0 Cu2+ समांतर Cu = +0.34 वोल्ट इसका मान दिया हुआ है, और इसमें Ag इसका मान कितना दिए है, 0.80 वोल्ट। अब हम इनको देख लेते हैं कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है। तो आधी आधी अभिक्रिया हम करके देख लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, जो ये आपका कॉपर है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे नॉर्मल कॉपर है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे आपका Cu है, Cu से क्या बन रहा है, Cu2+। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इधर जब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अर्ध अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन आयन संतुलन विधि आपने पढ़ी होगी, तो ये आपको पता होगा कि ऑक्सीकरण अपचयन कैसे होता है। तो यहाँ पे Cu2+, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये एनोड पर हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब जो सिल्वर है वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ पे और सिल्वर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो ये यहाँ पे भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2Ag+ + 2E, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो क्या बन गया आपका 2Ag। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन। अगर हम इसको पूर्ण अभिक्रिया के रूप में लिखेंगे तो जो देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये और ये कट जाएगा, हम बाएं वाले को बाएं साइड और दाएं वाले को दोनों को दाएं साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे Cu प्लस, ये देखो Cu, और यहाँ पे 2Ag+ हो गया एरो। फिर यहाँ पे क्या बचा, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कट गया, यहाँ पे बचा Cu2+ और यहाँ पे क्या बचा, 2Ag। अब हम इसको करने के बाद यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, विद्युत वाहक बल का, जो आपका होता है E सेल और नॉट = E कैथोड - E एनोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कैथोड कहाँ पे है, ये ऊपर दिया हुआ है कैथोड, Ag और 2Ag। अब यहाँ पे ऊपर देखिए कि Ag का मान कितना दिया हुआ है कैथोड पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है +0.84। ध्यान रखिएगा, इसमें चिन्ह का बहुत ज़्यादा योगदान है। अगर इसमें आप गलती कर दोगे तो सारा आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो कितना दिया है Ag से Ag, तो +0.80 वोल्ट। तो हमने कैथोड की जगह क्या रख दिया, 0.80, फिर माइनस
यहाँ पे एनोड पे इसका मान कितना दिया हुआ है, तो प्लस 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 0.34 वोल्ट। अब चूंकि यहाँ पे आपको सूत्र में क्या दिखा, यहाँ पे माइनस है और इन पे प्लस है, तो प्लस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका सवाल कितने 2 मिनट के अंदर हो गया। ठीक है, बस आप इसको समझ लो तो आप बिल्कुल इसको आसानी से कर लोगे। अब ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो हम इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो हर एक चैप्टर है तो वो 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगी।